नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे, अपने सेमेस्टर की जो तैयारी है वो मजबूत रूप से आपके चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही है तो आपके लिए सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट आपके सेमेस्टर का पूर्ण कोर्स है वो फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यहाँ आपको फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर सॉल्यूशन हैं उनको भी यहाँ पर करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे सेमेस्टर के, तो आपकी तैयारी को है वो शुरू कर दीजिए। अपन ने अगर बात करें अपने क्लास की, तो पिछली क्लास में अपन ने एनिमल हस्बेंड्री के सिलेबस एनालिसिस की बात की थी, लाइव स्टॉक के सिलेबस एनालिसिस की बात की थी। उसका फर्स्ट चैप्टर की अगर अपन बात करें तो उसका फर्स्ट चैप्टर है रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लाइव स्टॉक का पशुधन का क्या योगदान है, उसका है जो फर्स्ट चैप्टर था। आज अपन बात करेंगे उसी के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, उसमें से है जो अपन इस चैप्टर की बात करेंगे। आज जो चैप्टर है अपना वो हैंड रिटन नोट्स की PDF से मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद में जितने भी चैप्टर होंगे वो सब है अपन बिना किसी स्लाइड के, बिना किसी PDF के वो पढ़ेंगे। अगर अपन बात करें आज की अपनी क्लास की, तो आज की क्लास है अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन की क्या भूमिका है उनके बारे में बात करेंगे। अगर अपन बात करें पशुधन संसाधन की, लाइव स्टॉक रिसोर्सेस की बात करें तो लगभग 5.3578 मिलियन 535.78 मिलियन दुनिया का भारत में जो जन पशु है वो पाई जाती है। लगभग भारत में कितने पशु पाए जाते हैं? 535.78 मिलियन है वो पशु पाए जाते हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचा पशुधन मालिक रखने वाला भारत देश है। यानी विश्व में सर्वाधिक पशुधन की अगर अपन बात करें, विश्व में सर्वाधिक पशुधन कहाँ है? विश्व में सर्वाधिक पशुधन की अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक पशुधन भारत में है। भारत में है वो सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है, लगभग पाया जाता है वो 535.78 मिलियन है वो पाया जाता है। उसके बाद में बात करें भैंसों की, तो भैंसों की कुल जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है। भैंसों की भी बात करें तो भैंसों की जनसंख्या में भी विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है। लगभग 109.8 मिलियन भैंसे है वो भारत में पाई जाती है। भारत में भैंसों के स्थान में भी भारत प्रथम स्थान पर है। बकरियों की बात करें तो बकरियों में भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा है? बकरियों की अगर अपन बात करें तो बकरियों में भारत का दूसरा स्थान है। लगभग 148.88 करोड़ बकरियां हैं वो भारत में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? लगभग 148.88 करोड़ बकरियां भारत में पाई जाती है। और इसी के साथ भारत है जो बकरियों में द्वितीय स्थान रखता है। दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा पोल्ट्री बाजार भी भारत में है। अगर अपन पोल्ट्री की बात करें, मुर्गियों की बात करें, पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री में भारत का है वो सेकंड स्थान है, द्वितीय स्थान है। दुनिया है में दूसरा है। विश्व की अगर बात करें तो पोल्ट्री मार्केट में भारत का सेकंड स्थान है। भेड़ की बात करें तो भेड़ में भारत का तीसरा स्थान है। 74.6 लाख है वो भेड़ें पाई जाती है भारत में। और भारत है जो भेड़ों के स्थान की बात करें तो तीसरा। कुल पशुधन की बात करें तो फर्स्ट स्थान पर है। कुल पशुधन के फर्स्ट स्थान पर भैंस की बात करें तो फर्स्ट स्थान, बकरी की बात करें तो सेकंड स्थान है भारत का, और भेड़ की बात करें तो भारत का थर्ड स्थान है। उसके बाद में बात करें बत्तख और मुर्गों की बात करें तो इनमें भारत का 5वां स्थान है। विश्व में अगर ऊंटों की जनसंख्या की बात करें तो ऊंटों के स्थान में भारत का 10वां स्थान है। ऊंट की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। और भारत में लगभग 2.5 लाख भारत में ऊंट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? भारत में लगभग 2.5 लाख ऊंट पाए जाते हैं। लोगों की अगर लोगों के लिए पशुधन में योगदान देखें, अब यह तो हो गया भारत में पशुधन की स्थिति के बारे में कि सर्वाधिक पशुधन भारत में पाया जाता है, सर्वाधिक भैंसें भारत में पाई जाती है, सर्वाधिक बकरियां हैं। बकरियों के स्थान में भारत का द्वितीय स्थान है। भेड़ों के अगर देखें तो भारत का तृतीय स्थान है। और ऊँटों की बात करें तो ऊँटों की संख्या में भारत का 10वां स्थान है। और अगर अपन पोल्ट्री मार्केट की बात करें तो भारत का उसमें 5वां स्थान है। अब बात करते हैं लोगों के लिए पशुधन का क्या योगदान है। पशुधन लोगों को भोजन और गैर खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। पशुधन लोगों को भोजन प्रदान करता है। अपन मीट के रूप में, मांस के रूप में पशुओं को खाते हैं तो उससे अपन को भोजन प्राप्त होता है। और गैर खाद्य सामग्री जैसे चमड़ा हो गया, उसके अलावा बात करें तो अपन
जो ऊन है वो प्राप्त होती है। यह सब है जो पशु प्रदान करते हैं। भोजन की बात करें तो पशुधन मानव उपयोग के लिए दूध, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। भारत में दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश है। अगर अपन खाद्य की बात करें तो पशुओं से अपन को दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है। और अगर अपन दूध की बात करें तो दूध सर्वाधिक भारत है। दूध के स्थान में दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा? दूध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और आगे अपन बात करें सांस्कृतिक या कल्चर रूप से पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है। पशुधन है जो मालिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके आत्मसम्मान को भी जोड़ते हैं, खासकर जब वे बेशकीमती जानवरों जैसे वंशावली बैल, कुत्ते और अधिक उपज देने वाली गाय, भैंस आदि के मालिक हो। पशुधन है मालिकों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। पहले बात होती है तो जो अपना पालतू जानवर कुत्ता होता है वो घर का वफादार होता है, सबसे वफादार जानवर होता है। इस प्रकार ये उनको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। और बेशकीमती जानवर जैसे वंशावली की बैल है, उसके अलावा कुत्ते हैं और अधिक उपज वाली गाय भैंसों के कोई किसान मालिक है तो उससे वो अधिक आय प्रदान होती है और उससे मान सम्मान प्राप्त होता है। उसके अलावा खेलकूद और मनोरंजन के साधन में भी है वो पशुधन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलकूद में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और मनोरंजन के लिए भी लोग हैं जो पशुधन का उपयोग करते हैं। लोग प्रतियोगिता और खेलकूद के लिए मुर्गे, मेंढे, बैल आदि जानवरों का भी उपयोग करते हैं। इन पशु प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध के बावजूद त्योहारों के मौसम में मुर्गे की लड़ाई किसानों की अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका निभाते हैं। वैसे तो क्या है, पशुधन में पशुओं में पर खेलने का है जो प्रतियोगिता है, खेल प्रतियोगिता पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन कभी कभार वार त्योहार पर पशुधन में है जो प्रतियोगिता करवाई जाती है और लोग इनके मनोरंजन का फायदा उठाते हैं। उसके अलावा बात करें तो किसानों की अर्थव्यवस्था में पशुधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो किसान है खेती करते हैं वो अगर किसान खेती के साथ साथ में पशुधन भी रखे, अगर एनिमल हस्बेंड्री का भी कार्य करे तो उनको है जो 2 लाभ प्राप्त होगा पशुपालन से। तो इस प्रकार उनको खेती के साथ में एक पशुधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में किसान मिश्रित कृषि प्रणाली अपनाते हैं, यानी फसल और पशुधन का संयोजन बनाए रखते हैं, जहाँ एक उद्यम का उत्पादन दूसरे उद्यम का इनपुट बन जाता है, जिससे संसाधन दक्षता का एहसास होता है एवं पशु विभिन्न तरीकों से किसानों की सेवा करते हैं। अगर अपन बात करें भारतीय कृषि की बात करें, भारतीय कृषि की बात करें तो यह एक मिश्रित कृषि प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में क्या मिश्रित कृषि प्रणाली अपनाते हैं अपन, खेती के साथ में है वो पशुपालन भी किया करते हैं। तो क्या होता है कि जो खेती का जो उप उत्पाद होता है, जो चारा वगैरह होता है, उप उत्पाद होता है, वो दूसरे अपने जो पशु होते हैं उनको भोजन के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिससे अपन को आय भी अधिक प्राप्त होती है और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होता है। इस प्रकार पशुधन है जो किसानों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा बात करें तो पशु आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, इनकम का स्रोत है। पशुधन भारत में कई परिवारों के लिए सहायक आय का एक स्रोत है, विशेष रूप से गरीब संसाधन जो जानवरों के कुछ सिर रखते हैं, जैसे गाय। यदि गाय के दूध दे रहे हैं तो दूध की बिक्री से पशुपालकों को विभिन्न नियमित आय प्रदान करेंगे। पशुधन है वो एक आय का भी स्रोत है, क्योंकि पशुओं के उत्पाद विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं उनको अपन बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गाय है, गाय का दूध बेचकर अपना आय प्राप्त कर सकते हैं, गाय का जो घी है उसको भी बेचकर अपना आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार है जो पशु आय में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। उसके अलावा फाइबर और खाल, अगर अपन फाइबर और रेशा उसकी बात करें, खाल की बात करें, चमड़ा की बात करें, तो पशुओं के जो रेशे प्राप्त होते हैं फाइबर और जो पशुओं का चमड़ा होता है वो भी है जो अपन के फायदे होते हैं। पशुधन ऊन, बाल, खाल और सड़ों के उत्पादन में भी योगदान देता है। चमड़ा का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है जिसे निर्यात क्षमता बहुत अधिक होती है। भारत में क्या होता है, पशुओं में जो चमड़ा प्राप्त होता है, चमड़ा का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। पशुओं अगर अपन चमड़ा का निर्यात करेंगे, भारत से बाहर इसको बेचेंगे तो अपन को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी, और विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने के कारण भारत की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भी योगदान होगा, उनका भी मान बढ़ेगा। भारत 2017-18 के दौरान प्रति वर्ष लगभग 41.5 मिलियन
किलोग्राम ऊन का उत्पादन करता है। भारत है जो लगभग 2017-18 में अगर अपन बात करें तो भारत में लगभग 41.5 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ था। उसके बाद में ड्राफ्ट या मसौदा। भेड़ भारतीय कृषि की एक रीढ़ की हड्डी है। पुराने समय में अगर अपन पारंपरिक कृषि की बात करें तो पारंपरिक रूप में पुराने समय में सर्वाधिक कृषि है जो बैल से की जाती थी और बैल को है जो कृषि को रीढ़ की हड्डी माना जाता था। तो कृषि कार्य करने भार ढोने के लिए भी पशुओं का उपयोग किया जाता है। भारतीय कृषि कार्यों में यांत्रिक शक्ति के उपयोग में बहुत प्रगति के बावजूद भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय किसान अभी भी विभिन्न कार्यों के लिए बैलों पर निर्भर है। भारतीय कृषि की अगर अपन बात करें तो विभिन्न प्रकार के यंत्रीकरण हो गया है। यंत्रीकरण के बावजूद भी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो ज्यादा विकसित नहीं है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी पशुओं का उपयोग करते हैं। बैलों का उपयोग भार को ढोने के लिए करते हैं, बैलगाड़ी चलाने के लिए करते हैं। तो उनके लिए भी एक ये ड्राफ्ट के रूप में काम आता है। मसौदा में जो पशु होते हैं वो महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और अगर अपन बात करें इससे आगे की और क्या क्या भूमिका है पशुओं की तो बैल ईंधन पर बहुत बचत कर रहे हैं। जो ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर आदि जैसे देश विभिन्न हिस्सों में माल परिवहन के लिए ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर आदि का प्रयोग किया जाता है और जानवरों को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। वो क्षेत्र जहाँ पर है जो ट्रैक्टर वगैरह भाड़ को खींचने के लिए नहीं पहुँच पाते हैं उन क्षेत्रों में भी है जो विभिन्न प्रकार के ऊंट है, बैल है, खच्चर है, पहाड़ी क्षेत्रों में इनको भी भार ढोने के लिए उपयोग किया जाता है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है गोबर और अन्य पशु अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। गोबर अपन को प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा अन्य पशु अपशिष्ट है जैसे मूत्र है वो गोबर हो गया, मूत्र हो गया, पशुओं से जो खाल है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। गोबर और अन्य पशु अपशिष्ट बहुत अच्छे खेत की खाद के रूप में काम करते हैं, भूमि की उर्वरक शक्ति में बढ़ाते हैं और इसकी कीमत कई करोड़ रुपए में होती है। जो पशुओं के खाद और अपशिष्ट होते हैं ये भूमि को उत्पादन को बढ़ाने में काम करते हैं और भूमि की उसकी जो उत्पादन कीमत है उस कीमत को बढ़ाने में सहायक होती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। अपन बायोगैस की अगर बात करें तो उनके रूप में भी करते हैं। खरपतवार नियंत्रण में पशुओं का उपयोग किया जाता है। पशुओं का है जो खरपतवार नियंत्रण में भी उपयोग करते हैं अंत संचरण क्रियाओं के लिए। और अगर अपन बात करें कि और क्या क्या अपन है जो पशुओं का योगदान है तो रोजगार के साधन भी पशु प्राप्त हो जाते हैं। जो पशुपालक किसान है वो पशुपालक किसान रोजगार का एक पशु है, उनके लिए रोजगार का साधन होता है। भारत में कम साक्षर और अकुशल होने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि प्रकृति में मौसमी होने के कारण एक वर्ष में अधिकतम 180 दिनों के लिए रोजगार प्रदान कर सकती है। तो कृषि के साथ में अगर अपन पशुपालन भी करते हैं तो कृषि के साथ में पशुपालन करते हैं तो अपन को आय अधिक प्राप्त होती है, रोजगार अपन मिल जाता है, बेरोजगार नहीं रहते हैं। और भारत में लगभग 360 दिनों में से 180 दिन है जो औसतन कृषि की जाती है। तो उसके अलावा जो फ्री टाइम में समय रहता है उस समय भी अगर अपन बेरोजगार नहीं बैठना चाहते हैं तो पशुओं को रख कर है जो उनकी रखवाली करके पशुपालन करके अपन एक अपना खुद का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा भोजन की बात करें तो ये दूध, मांस, अंडे पशुओं के प्रत्येक सदस्य के लिए एक प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है और व्यक्ति उपलब्ध लगभग 375 ग्राम है। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें भारत में तो लगभग 375 ग्राम प्रतिदिन है। ये है जो दूध अपन को पशुओं से प्राप्त होता है। गोबर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे ईंधन के रूप में करते हैं। गोबर का उपयोग जो उपले होते हैं गोबर के उनको है जो सुखा के ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं अपन जिसको साड़ा बोलते हैं, वो जलाने में काम आते हैं। उसके अलावा अगर इसका उपयोग खेत में किया जाता है तो ये नेचुरल उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में काम में आते हैं और पॉलिएस्टर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो अगर अपन बात करें पश्चिमी राजस्थान की बात करें मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर का क्षेत्र होता है। उनके अगर अपन घरों में जाएंगे तो आज भी लगभग 90% घरों में आपको है पशुओं के गोबर का पलस्तर मिल जाएगा, पशुओं के गोबर की निपाई मिल जाएगी। तो उनमें भी है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार अपन है जो पशुधन है वो भारतीय आय में किस प्रकार से भारतीय इनकम में योगदान करते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा वो ये आपको समझ में आ गया होगा।
आज अपन ने पीडीएफ में पढ़ा, आज से आगे अपन जितने भी एनिमल हस्बेंड्री की क्लासें लेंगे वो बिना किसी पीडीएफ की सहायता से लेंगे, एक एक चीज अपन आसानी से पढ़कर समझेंगे। ये क्या है, आज डेटा फॉर्म में था, इनको इतना सबको यहाँ लिखना संभव नहीं था, इसलिए तो मैंने पीडीएफ बना के आपको जो प्रोवाइड करवा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आगे अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।